नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। लोग जो डांस को फॉलो करते हैं, डांस में अपनी रुचि रखते हैं, वे डांस करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय इंटरव्यू देने के। तो टीना देवले तांबे जी का ये कहना है और हम अपनी मुलाकात उनसे करवाने जा रहे हैं। टीना जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। टीना जी, ये कैसा माजरा है जो आपने अभी शुरू में ही कहा, अभी बैठते बैठते ही कहा कि हम डांस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बजाय इंटरव्यू देने में? बोलना एक अलग कला होती है अपने आप में, जो उसके लिए अलग तरह के गुण लगते हैं। हम लोग बचपन से, क्योंकि मैं डांस सीखी हूँ, तो मैं कैमरे के सामने या स्टेज पर भी डांस करने में ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ इंटरव्यूज़ देने की बजाय। बट लॉकडाउन के दौरान जो बहुत सारा ऑनलाइन काम हुआ, उसके कारण मैं कहूँगी वो हिचक थोड़ी चली गई सो कैमरा फेस करने की। और जो मैंने बहुत पहले सीरियल्स में वगैरह काम किया था, तो कहीं ना कहीं उसके कारण कंफर्टेबल हूँ। चलिए, अंततः बातचीत की शुरुआत में टीना जी कंफर्टेबल हो गई। टीना जी, एक डांस के करियर की मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इंदौर में काफ़ी अरसे तक आपने डांस अपनी परफॉर्मेंस दी है, इंटरनेशनली काफ़ी ट्रेवल किया है और मुंबई में अब सेटल होकर अपनी एकेडमी के साथ साथ बाकी काम भी कर रही हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में आप जा चुकी हैं, तीनों फेजेस को पार कर चुकी हैं और किसमें आप चल रही हैं, तो कैसा महसूस करती हैं और कौन सा सबसे अच्छा फेज था? सच कहूँ तो ऐसा कोई प्लान्ड नहीं था कि इसमें करियर बनाना है। सब कुछ होता चला गया, क्योंकि मैं जब डांस सीख रही थी तब डांस को ऐसा करियर ऑप्शन के रूप में देखा नहीं जाता था। बस सीख रहे थे, बचपन से रुचि थी। धीरे धीरे क्योंकि अच्छा कर रहे थे तो हमारे गुरुजन हमको शोज़ में लेते थे, कॉम्पिटिशन्स में भेजते थे, वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आता था कि अच्छा कर रही हैं। और फिर जब यहाँ से MA हो गया मेरा न्यू GTC से, उसके बाद मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने स्कूल्स में जॉब कर लिए एज अ डांस टीचर या खुद की क्लासेस खोली। पर मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ टू अर्ली टू टीच। मुझे ऐसा लगा कि अभी एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत कुछ नॉलेज गेन करना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, जो यहाँ रह के मैं जितना कर सकती थी। यूथ फेस्टिवल्स थे या फिर कुछ सोलो प्रोग्राम्स जो युवा कलाकारों के लिए स्टेज हैं, वो सब कर चुकने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब क्या आगे। तो इतनी जल्दी मैं टीचिंग में जाना नहीं चाहती थी, सेटल नहीं होना चाहती थी, थोड़ा और सीखना चाहती थी। तो फिर मैं बॉम्बे चली गई। वहाँ पे मैंने मेरी जो गुरु हैं उमा डोगरा जी, उनके पास आगे और सीखा। उनके साथ एक अलग लेवल पे फिर काम किया। मैं उनके साथ पढ़न भी करती थी। उनके साथ हमने जापान टूर किया था। तो 16 दिन का टूर था जिसमें 10 कॉन्सर्ट्स में हमने किया और सारी जापानीज़ ऑडियंस थी। बट वो सब इससे जुड़ी हुई थी। सोका गकाई करके एक एसोसिएशन है जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। तो बड़े इमोशनल और वैसे लोग होते हैं, वो कला प्रेमी होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं। तो उनको हमारे सारे जो डांसेस हैं उनसे बहुत लगाव है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इंदौर में सीखने का काम बहुत अच्छा हुआ, रियाज हुआ, सीखने मिला, जिसको कहते हैं एक अच्छी नींव तैयार हो गई। फिर बॉम्बे में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। फिर धीरे धीरे टीचिंग की और भी बढ़ती गई। तो अपना क्लास भी इंस्टीट्यूट शुरू किया। अब 15 साल हो गए मेरे इंस्टीट्यूट को। तो उसके भी अपने फिर कुछ बच्चे जो अच्छा कर रहे थे उनको लेके एक प्रोफेशनल ग्रुप भी हम लोगों ने बनाया, तो उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपने बड़ों की और गुरुओं की प्रेरणा से रास्ता बनता गया। मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं गई थी कि ये करना है वो करना है, बस काम करती रही और रास्ता मिलता गया। काम करती गई और रास्ता मिलता गया, सही बात है। इस इमारत की बुनियाद इंदौर में रखी गई और आज ये इमारत धीरे धीरे गगनचुंबी इमारत की तरफ होती जा रही है। मुंबई शहर में जाकर अपनी कला को प्रदर्शित कर रही है। कला के माध्यम से देश विदेश में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रही है, शहर को भी गौरवान्वित कर रही है। क्या कहती हैं टीना जी, गुरु शिष्य परंपरा की मैं बात करना चाहता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा को एक बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है। आपके गुरु शिष्य परंपरा के मायने क्या? मैं जब शिष्य थी तो हमने उसको एक बहुत अलग ढंग से जिया। हमने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए अपने गुरुओं पे कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, कम क्यों सिखाया जा रहा है, ऐसा ही क्यों सिखाया जा रहा है, वैसा ही। हमारे लिए ये था कि गुरु जो भी दे रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही है, हमें उसको ग्रहण करना है और जितना अपनी मेहनत से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाना है। अब
ज़माना बहुत बदल गया है। जब हम टीचर्स बने हैं या गुरु बने हैं कहने को, अब के जो शिक्षा पद्धति है, अब क्योंकि वो स्कूल कॉलेज करिकुलम में आ गया है और समय भी बहुत बदल गया है। अब लोगों का ऐसा सोचना है कि हम फीस देते हैं तो हम सीख रहे हैं, उसमें उनके मन में शायद वो गुरु वाला भाव नहीं है और बहुत चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं। इंदौर में तो मैं कहूँगी अभी भी है काफ़ी, बट अगर बॉम्बे जैसी सिटीज़ की बात करें तो मुश्किल है थोड़ा गुरु शिष्य परंपरा को आगे ले जाना। तो मुझे लगता है कि उस परंपरा में थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम बहुत रिजिड रहेंगे कि नहीं अब मैंने एक चीज़ सिखाई है तो आप 6 महीने इसको ही प्रैक्टिस करो, तो वो स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं होगा। हमारे समय में कंपटीशन कम थी, अलग माहौल था, अब सबको जल्दी है हर चीज़ की। तो मुझे लगता है कि भावनाओं का ही मेन है। तो मैं जब शिष्य थी तब का गुरु शिष्य परंपरा मैं कहूँ तो बहुत प्योर था। हमने हमारे गुरुओं का आज भी हम बहुत आदर करते हैं, पर अब हम जब टीचर्स बने तो मुझे नहीं पता वो परंपरा हम कितना रख पाएंगे बदलते समय के साथ। कोशिश है, संस्कार दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि क्यों होती है, क्या होती है गुरु शिष्य परंपरा, तो कोशिश जारी है। आपने कहा कि फीस देता स्टूडेंट शिष्य जो है, लेकिन सीखना भी जल्दी जानना चाहता है, और साथ में वो भाव गुरु के प्रति जो आपके समय में था आज वो भाव खत्म हो गया है। तो इसके मूल में कारण क्या है? मुझे लगता है समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हर चीज़ अभी सोशल मीडिया आ गया है, सबको जल्दी है मंच पे आने की, सबको जल्दी है कुछ ना कुछ हासिल करने की, रिवॉर्ड्स मिलने की। वो हमारे समय में इतना नहीं था। हमें ऐसा लगता था कि हम काम करते जाएंगे तो सही समय आने पे अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। अब सबको थोड़ी जल्दी है। मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स से ज़्यादा उनके पेरेंट्स कई बार जल्दबाजी करते हैं कि एग्ज़ाम्स जल्दी देनी है या जल्दी मंच चाहिए, उसके लिए वो पैसा खर्च करने को तैयार है या कुछ भी करने को तैयार है। तो उनको जो संस्कार मिल रहे हैं और जो वातावरण मिल रहा है वो मुझे लगता है उसके लिए जवाबदार है, क्योंकि कोई भी बच्चा तो पैदा होके तो ये नहीं सोचता है कि वो किसी का अपमान करेगा या किसी की बात नहीं मानेगा, पर वो समय के साथ ढलते जा रहे हैं वैसे। और बॉम्बे जैसे शहरों में तो इतना सब कुछ फास्ट है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते एक चीज़ पे बहुत बहुत समय। सही बात है। टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, 2020 और अब क्रिकेट एक नई दिशा की ओर जा रहा है। हर विधा में यही हो रहा है। अगर हम नाट्य की बात करें तो उसमें भी इसी तरह से छोटे छोटे प्ले हो रहे हैं, छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे शोज़ हो रहे हैं, लाफ्टर शोज़ आ रहे हैं। उसी तरह नृत्य की बात करें तो टीना जी का कहना बिल्कुल सही है कि नृत्य में भी इसी तरह के आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरह से बच्चे से ज़्यादा माता पिता की एक्सपेक्टेशन है, आपने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि मैं 6 महीने में उसको मंच मिल जाना चाहिए, लेकिन ये तो एक सतत प्रक्रिया है और नृत्य वाकई में एक कठिन तपस्या है जो इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। तो क्या कहते हो आप इसको लेकर? नहीं, मेरा ये है कि थोड़ा बहुत पेरेंट्स की भी काउंसलिंग एज गुरुज हमने करनी चाहिए। उन्हें समझाया जाना चाहिए कि जल्दी वो हासिल होने वाली चीज़ नहीं, और जल्दीबाजी में जो मिलेगा वो फिर टिकेगा नहीं। आप एक शो कर लेंगे उतना तैयार करके, पर आपकी जो विजन है वो डेवलप नहीं होगी, आपकी जो सृजनात्मकता है वो डेप्थ में नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को काउंसलिंग करके हम समझा सकते हैं। पर जैसे बॉम्बे में हम देखें तो एक बच्चा स्विमिंग भी सीखता है, गाना भी सीखता है, ड्राइंग भी सीखता है, डांस भी सीखता है, फिर उसके हफ्ते में एक दिन ये क्लास होती है, 2 दिन वो क्लास होती है, फिर पता नहीं वो कहाँ पहुँच पाते हैं उसको एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे। पर अगर इसे करियर के तौर पे लेना है तो निश्चित ही बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, संघर्ष है, रिवॉर्ड्स बहुत देर से मिलते हैं, तब तक जुनून के साथ करते रहना पड़ता है। एक दर्द निकल कर सामने आया, रिवॉर्ड बहुत देर से मिलते हैं, वाकई बात सही भी है। आज जब ज़माना वेस्टर्न डांस की तरफ जा रहा है तो क्लासिकल डांस की तरफ लोगों का झुकाव कम है और इसमें इतनी आसानी से दक्षता आपको हासिल नहीं हो सकती। ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से शायद लोगों का झुकाव या बच्चों का झुकाव या माता पिता का झुकाव कम है। मानते इस बात को? झुकाव है, लेकिन पता नहीं शायद उसको करियर ऑप्शन के तौर पे नहीं देखते हैं। वो उसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की हो रही है उस हिसाब से देखते हैं। फिर 5-6 साल होते होते अपने आप ही वो छटते जाते हैं, जो शौकिया तौर पे सीख रहे होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, जो जिनमें पैशन होता है उसको लेके लगाव होता है।
और फिर आगे आखिरी तक तो शायद 2-3 ही रह जाते, तो एक बैच शुरू होता है तब 15 लोग होते हैं, फिर विशारद तक 3 रह जाते हैं, अलंकार तक 1 ही रह जाता है, ऐसा वो एक प्रोसेस है। और फिर प्रोफेशनली फील्ड में अपना नाम बनाना तो और एक अलग ही प्रक्रिया है। मतलब आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट रहे हों, पर एक कलाकार के तौर पे आप कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो एक अलग ही प्रक्रिया है पूरी। खजुराहो में आपने 2 बार अपनी प्रस्तुति दी है, इंटरनेशनल भी आपने जैसा भी जापान की बात कही, यूके के अलावा भी कई देशों में प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं। तो अगर सेटिस्फेक्शन की बात करें, वो सेटिस्फेक्शन आपको कहाँ मिला? सेटिस्फेक्शन तो मुझे हर चीज़ में है। मतलब मैं शाम को जाके 2 घंटे मेरा क्लास लेती हूँ, वो जब बहुत अच्छे से हो जाता है तो वो मुझे इक्वली सेटिस्फाई करता है जितना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करता है। कि मुझे लगता है ये 2 घंटे मैंने बहुत अच्छे से बिताए, मैं कुछ अच्छा अपने स्टूडेंट्स को दे सकी, मैं खुद कुछ अच्छा सीख सकी। क्योंकि मेरे हिसाब से नृत्य ये एक जर्नी है, यात्रा है, इसकी कोई मंजिल नहीं है कि मैंने खजुराहो 2 बार कर लिया तो अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई, या मैं 5 विदेशी कार्यक्रम करके आ गई तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक जर्नी है, उसमें आपको अलग अलग अनुभव लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। और हर अनुभव मुझे बहुत समाधान देता है, वो चाहे एक प्राइवेट महफिल हो जिसमें 10-12 प्रबुद्ध जन बैठे हों, उनके सामने कोई एक छोटी भजन की प्रस्तुति हो, या खजुराहो हो, या यूके हो, या कोई भी जगह हो। नृत्य एक तपस्या है, एक साधना है, इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल कभी नहीं आ सकता। आपने कोई मुकाम हासिल कर लिया ऐसी बात नहीं है, ये कहना कि ना ये का बिल्कुल सही है। विदेशों में जब आपने परफॉर्म किया तो उस परफॉर्मेंस को लेकर और वहाँ के दर्शकों को लेकर, जो हमारे यहाँ के सुधीश्वर दर्शक हैं, उनमें और इनमें फ़र्क को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं? थोड़ा मुश्किल होता है कनेक्ट होना, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर रहता है, प्लस जैसे हमारे यहाँ की जो रिलीजियस स्टोरीज़ है वो उनको पता नहीं होती है, तो पहले ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रेजेंट करें। फिर वो सोच के हम कुछ ऐसा ढूंढ के निकालते हैं जो उन तक पहुँच सके, कनेक्ट हो सके। फिर उनको, चूँकि कथक तो कथा कहने की ही कला है, तो हर चीज़ हम समझा के ही शुरू करते हैं। तो पहले हम उन्हें बताते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, क्या हम दिखाने जा रहे हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि विदेशी दर्शकों में भारतीय मूल के ही लोग होते हैं जो आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीट फॉरेनर्स होते हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो उन्हें हम समझा के वो चीज़ कनेक्ट करते हैं। तो जैसे जापान का अगर मैं अनुभव बताऊं तो अध्यात्म से, मेडिटेशन से जुड़े लोग हैं, बुद्धिज़्म से जुड़े, तो रो भी पड़ते थे कई चीज़ें देख के लोग। हमने गांधी जी के ऊपर कुछ वहाँ प्रेजेंट किया था, तो रो भी पड़ते थे लोग देख के। ग्रीस में जैसे हमने परफॉर्म किया तो पूरी ग्रीक ऑडियंस थी, तो वहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट हैं एना करके, तो वो वहाँ काफ़ी सालों से बॉलीवुड एकेडमी चलाती, तो उसने एक बेसिक इंटरेस्ट लोगों में क्रिएट किया है इंडियन डांस को लेके, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। लोगों को थोड़ा बहुत पता था कथक के बारे में, फिर हम उन्हें समझा के वहाँ करते रहे। श्रीलंका में लोगों को पता है थोड़ा बहुत, कथक समझ पा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा हर जगह अलग अनुभव रहता है। कथक की यात्रा बहुत लंबी है। अगर हम बात करें कथक की, भरतनाट्यम की यात्रा बहुत लंबी और लंबे समय में एक मुकाम पर पहुंच रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यात्रा है तो चलती जा रही है। उसी तरह मैं ओडिसी को लेकर कुछ अध्ययन कर रहा था, तो 1952 में शायद इसकी शुरुआत हुई, और ओडिसी ने भी उसी पैरेलल लेवल पर आकर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो ये जो कथक का, ये भरतनाट्यम का, ओडिसी का जो ये इस तरह का एक यात्रा है, इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है हर शास्त्रीय नृत्य की बहुत पुरानी जड़ें हैं। बहुत, मतलब कुछ शास्त्रीय नृत्य जो थे वो पहले नृत्य नाट्य थे या लोक नृत्य थे, बाद में वो शास्त्रीय की श्रेणी में आ गए, अपने आप में बदलाव लाते हुए। ओडिसी तो पूरा उड़ीसा के टेम्पल ट्रेडिशन से बाहर निकला है, गोतीपुआ होकर बाहर निकला है, तो उसकी अपनी एक ब्यूटी है। पर मुझे लगता है कथक में जो कथा कहने का जो एक ट्रेडिशन है वो उसको यूनिक बनाता है। क्योंकि जैसे भरतनाट्यम या ओडिसी में हम देखते हैं पूरा एक 20 मिनट का एपिसोड रहता है, सिर्फ कथक ही एक ऐसा है जिसमें हम बीच बीच में आके बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं ऑडियंस से, और फिर अपनी
परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे तो हर नृत्य शैली अपने आप में बहुत रिच है, बट मुझे पर्सनली मैं कथक से ही रिलेट कर पाती हूँ। वैसे मेरी बेटी ओडिसी सीख रही है आजकल और अच्छा सीख रही है, तो अब धीरे धीरे उससे भी मैं जुड़ रही हूँ उसके आपने थ्रू। उसको प्रेरित किया या उसका मन था? मैं बचपन से ओडिसी सीखना चाहती थी, पर इंदौर में कोई ओडिसी क्लास थी नहीं। जब तक, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2001 तक यहाँ थी, तब तक कोई ओडिसी टीचर्स यहाँ थे नहीं, तो मैं सीख नहीं पाई। तो मुंबई में मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक एक अच्छी गुरु हैं शुभदा वराड़कर जी, वो सिखाती थी, तो मैंने उसको भेजा कि देखें अगर इंटरेस्ट आता है तो, और लकीली बहुत अच्छा उसने वो सीखा, पिकअप किया, तो आजकल अच्छा कर रही है वो भी। विरासत में मिला है बेटी को ओडिसी नृत्य रचाना। बहरहाल चलते चलते आपको कभी अपने किसी गुरु की नाराज़गी का सामना करना पड़ा है? गुरु की नाराज़गी तो शायद मेरे ख्याल से हर किसी को ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम शिष्य जो होते हैं वो ऐसी कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहते हैं जिस पे वो हमें सुधारते रहें। कई बार गलतियां नहीं करते हैं तो भी डांट खा लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है वो प्रसाद रहता है। जो शिष्य जितनी ज़्यादा डांट खाता है, लताड़ मिलती है, उतना वो ऊपर जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सुधारता है, उससे सीखता है, शायद ग्राउंडेड रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में उड़ने नहीं लगता है। तो जैसे मेरी जो गुरु हैं उमा डोगरा जी, तो हमारे को ऐसा था कि कोई भी शो में बहुत अच्छा कुछ किया, बहुत वाहवाही मिली, खास तौर से आपको कुछ बोला गया, दूसरे दिन क्लास में एकदम हमारी परेड हो जाती थी कि अच्छा ये करो, ज़रा वो करो, फिर नहीं कर पाते थे तो वो जो एक दिन पहले का खुमार रहता था वो एकदम उतार दिया जाता था। तो हम ज़मीन से जुड़े रहे हमेशा। ये सब इनडायरेक्ट शिक्षा वो लोग देते रहे उनकी नाराज़गियों के थ्रू या उनकी डांट के थ्रू। टीना जी, मध्य प्रदेश कला रत्न अवार्ड से भी आप सम्मानित हुई हैं, और उसकी अनुभूति कैसी रही? और इस तरह के अवार्ड आमतौर पर कलाकारों को मिलना भी अपने आप में बड़ी बात है। जी, तो मुझे भोपाल से फ़ोन आया कि आपको 9 लोगों को चुना गया है अलग अलग क्षेत्रों से, साहित्य, फिल्म, नृत्य, संगीत, ऐसे नाट्य जी। तो उसमें हम मध्य प्रदेश कला रत्न आपको दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैं वैसे 20 साल से मध्य प्रदेश से बाहर हूँ। हाँ, शोज़ के लिए आती रहती हूँ, पर वैसे बाहर हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे प्रदेश ने मेरे काम को नोटिस किया और मुझे याद किया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और भोपाल में राज्यपाल जी के हाथों से वो हमें मिला, और भी जो मेरे साथ के लोग थे जिन्हें अवार्ड मिला, बहुत सीनियर थे सारे लोग मुझसे। मैं शायद सबसे उम्र में भी और अनुभव में भी छोटी रही होंगी, तो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान वो मुझे लगा। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब जो भोपाल का है, उनकी तरफ से वो अवार्ड दिया गया। मैं आशा भोसले जी के घर में उनकी नाती या पोती किसी को आप सिखाने जाती थी जी। वो अनुभव कैसा रहता था? क्या आशा जी से कभी आपकी मुलाकात हो पाती थी? जी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर क्लास में वो आके बैठती हैं, पूरा क्लास देखती हैं, उसके बाद वो मेरे साथ बैठ के कई बार अपने पुराने अनुभव, उनके रिकॉर्डिंग्स से लेके, कभी किशोर दा को लेके, कभी रफ़ी साहब को लेके, जो उनके अनुभव हैं, पंचम दा के साथ कैसे म्यूज़िक क्रिएट होता था और कैसे वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने को बोलते थे तो ये असहज फील करती थी, फिर कैसे उसकी वो प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग किस्से वो बताती हैं। कुकिंग का उनको बहुत शौक है। उनके नाम से, आशाज़ नाम से एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट है पूरे वर्ल्ड वाइड, जो उनके बेटे चलाते हैं। उसमें आशा ताई की बनाई हुई रेसिपीज़ सर्व की जाती हैं। उसके बारे में वो बताती हैं कि मैं ये बनाती हूँ, वो बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके साथ समय बिताना, वो हवा में सांस लेना जिसमें आशा ताई हैं, वो ही अपने आप में इतना बड़ा अनुभव है कि मतलब मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। वैसे तो उनके यहाँ कई लोग आते जाते हैं, म्यूज़िक टीचर्स आते हैं, कोचेज़ आते हैं स्विमिंग के, पर वो मुझसे बहुत ख़ास तौर से जुड़ी। उनके पिताजी की स्मृति में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के स्मृति में, उसमें भी उन्होंने मेरा सोलो कथक रखवाया और वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ खुद को कि मुझे ये अवसर मिला। कोई एक ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती होगी? मुझे उनकी बेबाकी बहुत पसंद है। वो किसी से नहीं डरती हैं। उनका ये मानना है कि
अपने लिए खुद खड़े होना है, कोई कुछ भी बोले आपको जो सही लगता है वो करना है और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको झेलना है। तो वो जो बातों बातों में वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और डटे रहे, उससे बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है। और इतना सब होने के बाद भी बहुत ऑनेस्टी पसंद करती हैं, फेक चीज़ें पसंद नहीं करती हैं, तो वो उनका बहुत मुझे अपीलिंग लगता है। गुरु से नृत्य सीख के उस कला को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन कई बार ये होता है कि गुरु जो ट्रेनिंग देता है उससे दिगर उससे अलग हट के कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आपने उस कॉन्सेप्ट को अपने से कुछ अलग करने की कोशिश की? जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बदलते समय के साथ हर चीज़ बदलती है। तो पहले हम जब छोटे थे तो सोलो डांसिंग या एकल नृत्य का ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन जब तक हम परफॉर्म करने लगे तब तक लोग कहते थे कि आप थीमेटिक कुछ बनाइए। तो मेरी जो गुरु है डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर जी, उनकी भी ये फोटे रहा है कि वो एक साधारण से थीम को या विषय को बहुत बड़ा और सुंदर बना के प्रस्तुत करती हैं, और मैं उनके कई बैलेज का और कोरियोग्राफीज का हिस्सा रही। तो वो हम सीखते गए उनके साथ। तो जब मैं खुद इंडिपेंडेंटली काम करने लगी तो मुझे भी लगा कुछ नए विषयों को लेके काम करना चाहिए। तो मैंने बहुत यंग एज में मैंने ऋतु श्रृंगार नाम से एक नृत्य नाटिका बनाई थी। मतलब मैं खुद ही 25-26 साल की थी, तो मेरे एज के और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर रिसेंटली अभी मैंने NCPA जो बॉम्बे में है, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनके लिए मैंने अष्टनायिका अष्टताल करके एक प्रोडक्शन है वो बनाया। उससे पहले नवरस एक प्रोडक्शन बनाया। फिर हमको प्राइम नंबर्स पे कुछ कहा गया था, तो मैंने 7 को लेके 7 डिजिट को लेके कुछ बनाया था। तो बहुत वेराइड सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है धीरे धीरे वही मेरे डांस की विशेषता बनती जा रही है कि एक सोच को लेके और उसको पूरी एक नृत्य का आकार देख के प्रस्तुत करना। अभी रिसेंटली भारत भवन में मैंने द्रौपदी पे कुछ प्रस्तुत किया था। तो कथक का जो ट्रेडिशनल रेpertoire है उसमें द्रौपदी वस्त्रहरण की कथा दिखाई जाती है कि वो गेम खेल रहे हैं और वो हार गए और फिर उसका वस्त्रहरण होता है, कृष्ण आते हैं वहाँ तक। मैंने उसको उसके बियॉन्ड देखा कि द्रौपदी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि बस वो वस्त्रहरण हो गया और वो वहाँ रुक गई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं श्रृंगार नहीं करूँगी और केश नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से मैं इन बालों को धोती नहीं हूँ जिसको ये खींच के लाया है। तो मैंने उसको हाईलाइट उसमें किया था कि वो वस्त्रहरण के बाद कृष्णा उसको साड़ी देते हैं, वो रुकती है, फिर खड़ी होती है और वो पांडवों से कहती है कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि जब तक दुशासन का रक्त लाके तुम दोगे नहीं और मैं उससे केश नहीं धोऊंगी तब तक मैं इनको बांधूंगी नहीं। तो ये हर दिन तुम्हें याद दिलाएंगे और ये युद्ध का कारण बनेंगे और सारे कुरुक्षेत्र में रक्त होगा। ये उसके सब जो प्रतिज्ञा के शब्द थे उस पे फिर मैंने हाईलाइट किया था। कई बार ऐसा माना जाता है थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो अभी तक सही कहना है टीना जी का कि वे सारी जो कथाएं हैं चीरहरण से लेके वो सब कथाओं पर बात की जाती है, ये सब कथाएं दिखाई जाती है, लेकिन उसके आगे भी क्या है, उसके आगे की कथाओं को लोगों तक नृत्य के माध्यम से पहुंचाना एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। तो देखिए, गुरु की नाराज़गी को भी प्रसाद के रूप में टीना जी रहती हैं। तमाम सारी बातें और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आज भी और अभी भी मन में है, लेकिन टीना जी चलते चलते यहाँ सीधे रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली है मुंबई के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस शो को हम यहीं खत्म करें। बहरहाल टीना जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।